आनंद से रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुस्लिम समाज, उसका राजनीतिक नेतृत्व और सत्ता से उसके संबंधों को समझने के लिए चुनाव के वक्त अक्सर हमारी बिरादरी के लोग 2-4 जगहों पर ही जाया करते हैं। दारुल उलूम देवबंद उनमें से एक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उनमें से एक है और जामिया मिलिया इस्लामिया। अगर इन 3 जगहों पर चले गए तो आप समझिए कि मुस्लिम समाज को समझने का जो तीर्थाटन है वो पूरा हो जाता है। लेकिन 15-20 सालों में आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज के भीतर से ही अलग अलग समाज के लोगों के बीच से उसका राजनीतिक नेतृत्व उभरा है, जिसका संबंध, जिसका रिश्ता तमाम राजनीतिक दलों और सत्ता से अलग अलग तरीके से बना है। ठेकेदारी से लेकर लाइसेंस से लेकर विधायकी और सांसदी तक ने इन्हें भी उन तबकों की तरह मौका दिया है और इन लोगों ने भी बहुत तरह के संस्थान बनाए हैं जो एक जमाने में जो मुस्लिम एलीट था, जो जिसे हम अशराफ कहते हैं, उन लोगों ने कभी बनाया था। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी हो रहा है, जहां इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी मकसद से हम सहारनपुर के इस खार के इलाके में आए हैं। काफी पिछड़ा इलाका है जहां एक यूनिवर्सिटी बन रही है, ग्लोकल यूनिवर्सिटी इसका नाम है। और इसके बनाने वाले जो शख्स हैं वो एक राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं और राजनीति में हैं तो कई तरह के विवाद भी रहे हैं। मगर मेरा इरादा वहां जाने का नहीं है। मेरा इरादा ये है कि इस मुस्लिम समाज, नए राजनीतिक नेतृत्व और जो सत्ता संबंध है, जो बैकवर्ड, आजकल बैकवर्ड और दलित, पिछड़ा दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, इस तरह के जो नारे लगते हैं, इसी के संदर्भ में हम बात करने के लिए इस यूनिवर्सिटी में हैं। और ये यूनिवर्सिटी कोई 300 एकड़ के जमीन में बन रही है। यहाँ हॉस्पिटल वगैरह बनने हैं, बाहर के भी छात्रों को यहाँ आना जाना है। तो इसी के संदर्भ में और इसी की पृष्ठभूमि में हम बात करने के लिए हमारे साथ खालिद अनीस साहब हैं, अंसारी, खालिद अनीस अंसारी। आपका हिंदू में भी एक लेख था पिछले साल अगस्त में पसमानदा मुसलमानों को लेकर। हम उस पृष्ठभूमि में जानना चाहते हैं कि इस तरह के इंस्टीट्यूशन को हम कैसे देखें फिर। रवि भाई, जैसे आपने कहा हाँ कि पिछले 50-60 साल में जी जो सो कॉल्ड मुस्लिम राजनीति थी, हाँ वो एक खास अभिजात वर्ग की राजनीति हुआ करती थी। मुसलमानों के अंदर चंद जो आगे बढ़ी हुई बिरादरियां हैं, हाँ वो उसको डोमिनेट करती थी, उसका नियंत्रण उसके हाँ पास था। हाँ और जाहिर सी बात है वो कुछ खास जज्बाती मुद्दे हाँ और भड़काऊ मुद्दे उनके हाँ आसपास वो पूरी हाँ राजनीति घुमा करती। कौम खतरे में है, कौम टाइप खतरे में है, उर्दू का मुद्दा है, पर्सनल लॉ का मुद्दा हाँ है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मामला है, हाँ बाबरी मस्जिद का मामला है। तो हाँ राजनीति में ये जो चंद खानदान जो मुस्लिम राजनीति को नियंत्रण करते थे, हाँ उनकी पकड़ अब ढीली होना शुरू हुई है। अच्छा और ये पूरा डेमोक्रेटिक डीपनिंग है हाँ पिछले 15-20 साल में, और ओबीसी पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स। अच्छा, तो इस तरह का जो इंस्टीट्यूशंस है, ये क्या अगर हम एक तरह से देखें बिजनेस के ढांचे से, तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दौर है, उसमें ये फिट बैठता है। जो पंजाब से लेकर लवली यूनिवर्सिटी है या एमिटी है या फिर और भी बहुत सारे नाम हैं, है ना, सिम्बायसिस है, इस तरह के नाम हैं, उसमें ये फिट ज्यादा बैठेगा। इसको राजनीतिक रूप से मैं कैसे देखना चाहता हूँ कि मुस्लिम एलिट जो है अब क्या नए तरीके से नए समाज में भी बन रहा है, बैकवर्ड मुसलमानों में, जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन को खड़ा कर रहा है। एक क्वेश्चन तो सॉलिडारिटी का है रवीश भाई। हाँ, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है, हाँ लोकल यूनिवर्सिटी हाँ जो है, ये मुसलमानों के लिए नहीं खुली। हाँ वो ठीक है, हाँ ये मुसलमानों के लिए नहीं खुली। इससे पहले हाँ जो यूनिवर्सिटीज खुलती थी हाँ या जो इस तरह के इदारे खुलते थे, हाँ इंस्टीट्यूशंस खुलते थे, उसमें वो भाव होता स्पेसिफिक हुआ करते थे या नाम भी उनके हाँ, वैसे होते थे। मैं थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में जैसे वास्तानवी का इंस्टीट्यूशंस हैं गुजरात में, है ना, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। इस तरह के कितने ऐसे, मोहम्मद साहब आप उधर भी देख सकते हैं, हाँ, इस तरह के ऐसे कितने इदारे खुले हैं जो हमारी नजर से चूक गए। आंकड़े तो हमारे पास नहीं है इस वक्त, हाँ लेकिन मोटा मोटा इस तरह के इदारे कई जगहों पे खुल रहे हैं। हाँ और इनको मैं एग्जैक्टली सिम्बियोसिस के लेवल पे नहीं देखूंगा। हाँ ये प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स नहीं है उस सेंस में, हाँ ये फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट्स हैं हाँ जो कि प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। हाँ और इनका जो बुनियादी जो मकसद है हाँ वो ये है कि आसपास के क्षेत्र में हाँ एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है हाँ वो थोड़ी कम हो, हाँ और वहीं पर इनका पूरा फोकस है इस तरह के इदारों का।
तो केरल में भी आप बता रहे थे काफी लोगों ने ऐसे इंस्टीट्यूट खोले हैं। केरल में जो गल्फ की प्रॉस्पेरिटी आई है, हाँ। तो कमजोर तबकों के पास जब पहली बार पैसा आता है तो हाँ। एक आम धारणा बनी हुई है कि वो करप्ट हो जाते हैं, हाँ। या उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ। करप्ट तो खैर हमारे समाज में सब तबके के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कमजोर तबके के पास में आते उसमें भी होते हैं। हाँ। तो केरल में भी हाँ। मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत डेंसिटी है उनकी, हाँ। बहुत ज्यादा मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, हाँ। लेकिन वो सारे तबकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन वो खुले हैं, एक इंस्टीट्यूशन जी, बिल्डिंग है। तो जी, हमको इस तरह से देखें कि कॉन्फिडेंस भी है जी। कि अगर आपके पास पैसा आया है, वो दो तरह से है, एक जायज पैसा भी होता है, एक राजनीतिक संबंधों से जो आप कमाते हैं, लेकिन वो एक आत्मविश्वास है कि आप अपने स्तर पर भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकते हैं। और मुस्लिम पॉलिटिक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बदल रहा है। कैसे? नॉर्थ इंडिया से अब साउथ इंडिया की तरफ जा रहा है। अच्छा, वो कैसे? बहुत तेजी से नजर, आजादी से पहले अगर आप आंदोलन देखेंगे तो हाँ। मुस्लिम लीग की राजनीति थी नॉर्दर्न इंडिया में। हाँ। तो नॉर्दर्न इंडिया में सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी मुस्लिम पॉलिटिक्स की। हाँ। अब धीरे धीरे केरल में, तमिलनाडु में मुसलमानों की जो एजुकेशनल लेवल्स हैं वो बढ़े हैं। अच्छा। अपने बिजनेस उन्होंने इंप्रूव किए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन बने हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद। तो इन सबसे वहां पर भी इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहे हैं, एजुकेशनल अवेयरनेस आ रही है, और अब पॉलिटिक्स में ज्यादा चर्चा साउथ इंडिया में हो रही है। साउथ इंडिया में हो रही है। इनफैक्ट जो बड़ी क्या हम नॉर्थ इंडिया में जब मुस्लिम राजनीति की बात करते हैं तो क्या हम उन्हीं घिसे पीटे पैमानों पर जिक्र करते हैं क्या? एकदम वही पूरा मामला है, सेकुलरिज्म बनाम कम्युनलिज्म, मुस्लिम तुष्टीकरण। अब मुस्लिम तुष्टीकरण 50 साल में अगर हुआ है तो मुसलमानों के एक बहुत ही छोटे एलीट वर्ग का हुआ है। हाँ। जो आबादी है, अक्सरियत जो है पसमानदा मुसलमानों की, मगर तुष्टीकरण हुआ है और उन्हीं को फायदा मिला, उन्हीं को फायदा पहुंचा। और आजादी से पहले जो पूरा पाकिस्तान का मूवमेंट था, उसमें तो जो पसमानदा आंदोलन था, उसने तो बाकायदा टू नेशन थ्योरी की मुखालिफत की थी। वो तो जिन्ना के साथ नहीं गए। और जो 1946 का इलेक्शन था, जिसको आम सहमति पाकिस्तान में कहते हैं, रेफरेंडम ऑन पाकिस्तान, जिसमें मुस्लिम लीग भारी मतों से जीती थी, उसमें रेस्ट्रिक्टेड इलेक्टोरेट था। तो सारे मुसलमानों को तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था। सिर्फ वो मुसलमान जिनके पास कुछ तालीम थी या कुछ उनके पास प्रॉपर्टी थी, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। तो सिर्फ 10% मुसलमानों ने 1946 के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार मिला था। तो वो अशराफ जो एलिट मुस्लिम है, उसका राजनीतिक नेतृत्व टूटा है, या अभी भी वो सलमान खुर्शीद की शक्ल में विदेश मंत्री के पद पर काबिज है, या फिर बड़े यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पोस्ट पर काबिज है, या फिर अल्पसंख्यक आयोग के पदों पर काबिज है? इन संस्थाओं के प्रमुखों में भी कोई बदलाव देखा है क्या आपने? रवीश भाई, किसी भी पहचान की जब शुरुआत होती है, उसका इनैक्टमेंट होता है, और वो जब जमीन पकड़ती है, सेडिमेंटेशन जिसे हम लोग सोशल साइंस में कहते हैं, उसके बीच में एक फासला रहता है, एक गैप रहता है। तो पसमानदा विमर्श जो है वो मजबूती से चारों तरफ बढ़ा है, फैला है। लेकिन क्या इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो कंट्रोल है एक तबके का, उसमें कोई ढील आई है? तो प्रोसेस शुरू हुआ है, प्रेशर हर जगह नजर आ रहे हैं। लेकिन कब ये एक रिमार्केबल रूप लेता है, या ऐसा रूप लेता है जो कि बाहर विजिबल हो, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। प्रेशर हर जगह नजर आ रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर। किसी भी भाई, ये विमर्श बदल क्यों नहीं रहा है? इतना कब्जा क्यों है? क्या वो जो बैकवर्ड मुसलमानों का नेतृत्व है वो अभी तक विधायक और पार्षद के स्तर पर ही है क्या? वो अभी सांसद या उस तरह से रिफाइंड जो मुस्लिम नेतृत्व हुआ करता था शेरवानी में और वो टोपी लगाकर, है ना, जो आप बड़े बड़े राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर तमाम पदों पर पहुंचते थे, कि उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? मैंने कहा कि प्रेशर्स हैं उसके ऊपर, नीचे से दबाव आ रहा है, दबाव बहुत मजबूत आ रहा है, और सब ये महसूस भी कर रहे हैं। अब कब वो विजिबल होगा, कब वो दिखने लगेगा, ये कोई पहले से हम लोग नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। तो मंडलीकरण हुआ है, उसका मंडली, लेकिन वो दिख नहीं रहा। मेरी बेचैनी है कि वो दिख क्यों नहीं रहा? अगर ये फोर्स नीचे से आ रहा है, दिख रहा है। जैसे बिहार में अभी गुलाम गौस साहब हैं, तो गुलाम गौस साहब ने लालू जी को चैलेंज किया भाई आपने 6 टिकट दिए, सारे सवर्ण मुसलमानों को क्यों टिकट दिया आपने बिहार में? और नीतीश ने शायद दिया है गुलाम गौस को। तो ये सब तो प्रेशर आना शुरू हो गए हैं। ये सब इसके लक्षण। लोग सवाल पूछ रहे हैं अब नेताओं से, जैसे आम आदमी पार्टी है, इन सबसे सवाल पूछा जा रहा है योगेंद्र जी से, कि भाई आप भी वही राजनीति करेंगे जो अब तक होती आई है। तो ये कांग्रेस ने जो टिकट बांटे हैं, है ना, उनमें क्या है? मतलब ये सब एलिट मुसलमान हैं, या फिर उसमें भी कोई बदलाव आ रहा है उसमें? अभी तो मैंने देखे नहीं है, लेकिन ज्यादातर पार्टीज का ये है कि वो एलिट मुसलमानों को दे रहे हैं। नीतीश जी ने एक शुरुआत की थी, एक नई शुरुआत थी, जहाँ पे पसमानदा मुसलमानों को उन्होंने थोड़ा मेन भूमिका में लाना शुरू किया, और वो एक इम्पोर्टेंट एक ये है कि हम दर्शकों से कह सकते हैं कि जब मुस्लिम राजनीति जो है उसको समझने के लिए सिर्फ आप उन 3-4 इदारों से ना समझे। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पॉलिटिकल नेतृत्व कहीं से आ जाए जिसका अपना होटल का चेन हो, है ना, जिसका अपना ढाबा का चेन हो, जिसका किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का चेन हो, या कोई राजनीति में जाकर उसका लाभ उठाते हुए इस तरह के चेन बना दे। तो ये एक चेंज वैसा ही है जैसे एक हिंदू समाज में हो रहा है। जैसे बिजनेस सेंटर हो रहे हैं, और ये क्या दिल्ली के आसपास हो रहा है या नए नए जगहों में हो रहा है? ये कई जगहों पे, कई जगह जो ज्यादातर बैकवर्ड एरिया है।
कई इलाकों में ऐसा हो रहा है कि जो पिछली 40-50 साल की जो जमहूरियत है भारत में और डेमोक्रेटिक प्रोसेस ने जो स्पेस दिया कमजोर तबकों को, पेशकृत तबकों को, तो वो हिंदू समाज में हुआ पहले। अब वो मुस्लिम समाज में भी 1990 के बाद होना शुरू हो गया। अच्छा। तो नए नए नेता आ रहे हैं, नए नए लीडर्स उभर रहे हैं और उन समाजों से उभर रहे हैं जो कि खानदानी मुसलमान नहीं है, खानदानी मुसलमान नहीं है, वो आ रहे हैं जो खानदानी लोग पूछा करते हैं इनके खानदान का अता पता नहीं है, लेकिन अब इन लोगों ने अपना नया पता बना लिया। अता भले ना हो लेकिन पता अब इनका बन रहा है और मजबूती से वो संघर्ष कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में और अपनी जगह बना रहे हैं राजनीति के अंदर। ठीक है। एक आदमी अखबार पढ़ता है, 2-4-10 आदमी बैठ के सुनते हैं भाई क्या मामला, क्या बात सुना रहे। अच्छा, यहाँ पे जी। अच्छा, ये रुचि है आप ये कह रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, पूछने का मकसद ये था कि सूचना आप कैसे इकट्ठा करते हैं? रेडियो सुनते हैं, टीवी सुनते हैं या अखबार? जो आप कह रहे थे कि एक आदमी पढ़ता है और 10 आदमी अखबार के माध्यम से है, मतलब रेडियो का तो इतना चलन रहा नहीं, अब कम है। और टीवी अक्सर लोग यहाँ से, जैसे मुस्लिम एरिया में टीवी घर में रखना ठीक नहीं समझते। अरे लेकिन सारे बहुत बड़े सारे मुसलमान टीवी में एक्टर बन गए, पता है ना? पता है, लेकिन उन्हें भी गलत समझते हैं। गलत समझते हैं। अच्छा। हम कुछ लोग ऐसे हैं, न्यूज अगर देखनी तो हमने बाइक उठाई तो मिर्जापुर पहुंचते हैं। न्यूज देखनी बाद से मिर्जापुर जाते हैं? कितनी? मिर्जापुर बाद से 6 किलोमीटर है यहाँ से। आप न्यूज देखने के लिए 6 किलोमीटर जाते हैं टीवी पे? क्यों भाई, अब आपके घर में टीवी नहीं है? घर में इसलिए नहीं रखते कि उसमें फिर सारे प्रोग्राम चलते हैं। हाँ, हर तरीके, फिर किसी को मना नहीं कर सकते बच्चे को। फिल्में भी चलती हैं, सारे प्रोग्राम। आपका भी मन कर गया देखने के लिए वो सब? और फिल्म चल रही, वही हम बैठे, बीवी बैठी, बच्चे बैठे। तो अजीब है, मतलब टीवी अगर मान लीजिए यहाँ पे कितने मुस्लिम घर होंगे? यहाँ पे 60% 60% है। तो उसमें कितने घरों में टेलीविजन होगा, अंदाज से बताइए तो। बहुत कम है। बहुत कम मतलब कितना? बस 1-2 1% टीवी है। अच्छा, 1% टीवी है। अच्छा रुकिए, अब मुझे ये बताइए कि जो 1% आप कह रहे हैं कि टीवी है, लेकिन बाकी जिनके यहाँ नहीं है वो उनके यहाँ इसलिए भी टीवी नहीं है कि वो टीवी खरीद नहीं सकते हैं, या फिर उन्होंने इन कारणों से टीवी नहीं खरीदा जो ये लोग बता रहे हैं? नहीं, मतलब फिल्म के पीछे भी कुछ ना कुछ राज तो होता है जरूर, क्योंकि इसमें देखने से बच्चों अच्छा, इतना ज्यादा मत डरो इन लोगों से, ठीक है ना? इन लोगों का वैसे भी टाइम हो गया। हाँ, नहीं, वैसे डरने की तो कोई बात नहीं है। इन्हीं के सामने बोल रहा हूँ जी, इतना मत डरा। तो कोई बात नहीं है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, साफ साफ बताइए। टीवी खरीद सकते हैं लेकिन जान बूझ के नहीं खरीदा। हमारे भी लोग है ना जी, बहुत लोग 1% लोगों ने टीवी खरीदा, उनके यहाँ सब कोई बर्बाद हो गया। नहीं, बर्बाद तो हुआ नहीं है। हाँ, माहौल बिगड़ता है, लेकिन माहौल मतलब आप साहब 6 किलोमीटर दूर मिर्जापुर जाके न्यूज देखते हैं? न्यूज रोज जाते देखते? ना रोज तो जाते नहीं, लेकिन बस दिल, जैसे आजकल के चुनाव के हालात चल रहे, भाई पार्टी कैसे क्या हो, तो ये भी हिंदुस्तान देखेगी। उसके गांव के लोग न्यूज देखने के लिए मतलब हम तो सोचते थे कि न्यूज तो अभी का भी मतलब ये भी होगा, तो आप जैसे दर्शकों के लिए तो हमें साल भर का न्यूज रोज दिखाना पड़ेगा। फिर तो पता नहीं कब आप बाइक से मिर्जापुर आ जाए देखने के लिए। आपका नाम? आइए चलिए। मेरा नाम शमा है। शमा जी। शमा। और आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं इंटर में हूँ। इंटर में है। और इंटर में पढ़ने के लिए इस गांव में इंटर कॉलेज है क्या? जी नहीं है। नहीं है। जी नहीं। तो आप कैसे जाते हैं शमा, जरा बताइए। जी, मैं सुबह को जब जाती हूँ तो पैदल जाती हूँ। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है। 1.5 किलोमीटर आप पहले पैदल चलती हैं, फिर बस में जाते हैं। वो कितना किलोमीटर? वो वहाँ से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर तो आपको स्कूल तक, इंटर कॉलेज तक पहुँचने में कितना टाइम लग जाता है? हमें ऐसा 1.5 घंटा लग जाता है। 1.5 घंटा लगता है, तब आप जाके वहाँ पढ़ती हैं? ठीक है। जी। क्या पढ़ती हैं उसमें? क्या पढ़ती हैं वैसे? मैं साइंस से कर रही हूँ। साइंस पढ़ रही हैं। तो यहाँ की लड़कियाँ को लोग पढ़ाते हैं? जी नहीं, पढ़ाते नहीं है। बहुत जबरदस्ती गई मैं भी। मेरी मम्मी बहुत मना करती थी पढ़ना चाहिए, पर मेरे पापा ने, एक मजदूरी करता है मेरा पापा, और जब पढ़ाते हैं। क्या मजदूरी करता है? मतलब क्या, हिंदुस्तान को शमा जैसी लड़कियों की जरूरत है। जी। हाँ। मैं मतलब पढ़ने में मतलब ठीक ठाक हूँ। और क्या नाम, एक जो मेरे पापा में आ रहे देखो, क्या नाम, उन्होंने मुझे, मतलब हमारे रिश्तेदार थे जो, उन्होंने भी, जो पड़ोस के थे, उन्होंने भी कहा अब पढ़ना लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है, बाहर जाना। वैसे मतलब जिक्र सबने नहीं कहा। फिर मैंने ठान लिया, और मेरे पापा ने ठान लिया पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगा। आपके पिताजी मजदूरी करते हैं?
तो वो पैसा कहाँ से आता? बहुत मेहनत का पैसा जी, होगा। बहुत मेहनत का पैसा है तो जी। फीस दे पाती हैं? जी बस फीस भी देती ये जो हूँ। हुक्मरान दिल्ली हुए हमें बताते हैं कि हम मुस्लिम लड़के लड़कियों को बहुत सारे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आपको मिला? जी 30,000 रुपए मिले थे अभी। मिले थे? जी 10वीं उससे आपको क्या सहायता मिली? जी उससे मैंने आगे की पढ़ाई की है? उसको जी, उस पैसे का खर्च आप ईमानदारी से बताइएगा, जी खुदा ईमानदारी कसम। से। जी वो पैसा आपने पढ़ाई में खर्च किया जी। या शादी के लिए फिक्स डिपॉजिट में खर्च किया या पढ़ाई घर के लिए में किया। कुछ सामान आ गया? जी पढ़ाई के लिए किया। पढ़ाई के लिए जी। खर्च किया आपने। और बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और आप ट्यूशन भी पढ़ाती जी। हैं? बहुत शानदार। देखिए, और ये आपके पिताजी हैं, कहाँ गए? आप हैं? आप ने शमा को पढ़ाने का फैसला क्यों किया? जी क्यों किया? इसकी पढ़ाई लिखाई तो सही है ना, बच्चे होना के चाहिए, लिए नहीं? होनी चाहिए। बगैर पढ़ाई तो यहाँ हिंदुस्तान में कोई भी नहीं पूछ रहा किसी को। कोई किसी को नहीं पूछ रहा। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, पर ये जल्दी से बताइए कि आप दिन में कितना कमा लेते होंगे? हम ये 300 रुपए। 300 रुपए? अच्छा, कभी काम मिला कभी नहीं मिला है? हाँ ऐसा ही होता ये बताइए कि आप इस राय से इत्तेफाक रखती हैं कि टीवी देखने से माहौल बिगड़ जाता है? जी नहीं मैं नहीं रखती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ। आप देखती हैं? जी चाहे मुझे मतलब रेडियो, हमारे घर में टीवी की सुविधा नहीं है पर ना हमारे लाइट है। हमने लाइट मिल ली गरीबी के कारण, अलग से लाइट नहीं है? जी लाइट नहीं, बिना उसके पढ़ती हूँ, बिना लाइट। कैसे पढ़ती हैं? जी बस एक ट्यूब सी ले रखी है, मेरे मामू ने दी थी मुझे। ट्यूब? जी अच्छा, वो उसे बैटरी से चार्जिंग- जो चलती है। जी अच्छा। उसे चार्जिंग पे तो लगाती लेकिन हूँ, आप जब पढ़ती टीवी हूँ। देखने जाती हैं पड़ोसी के घर जाती जी हैं, पड़ोसी जिसके के घर, घर, जी। और जब वहाँ जाती हैं तो वहाँ लड़कियाँ देखती हैं टीवी? जी देखती है, सब नाटक वगैरह देखती हूँ मैं। और मैंने रेडियो उस पे मोबाइल पर रेडियो लगा रखी ना, हाँ। तो उस पे मैं समाचार सुनती हूँ और सब चीज सुनती हूँ उससे भी। ऐसा वाला मुर्गा तो आप टीवी पे भी नहीं दिखता। पर कोई बुरा असर कोई नहीं पड़ता है, तो इनकी दिमाग की बात है। इसीलिए मैं सोचती हूँ हमारे गांव में जो दिमाग मतलब इनके जो बड़े बड़े लोग हैं ना ये जी, इनके दिमाग में कुछ ऐसी बात नहीं आती जो लड़कियों को। मुसलमान की सिर्फ 6 लड़कियां जाती है यहाँ से पढ़ने और कोई भी नहीं पढ़ता, 8 ही पढ़ के घर बैठ जाती है डर के मारे। हिंदुओं के कितनी जाती हैं? हिंदुओं के ऐसे जाती है, इधर से तो हमारे इधर से तो 5-6 जाती है बस। इधर से जाती है खाली पार की तरफ से 15-16 जाती है इधर से भी। तो वो जो नहीं जाती हैं उनका मन नहीं करता होगा, वो आपसे नहीं मन कहती हैं कि नहीं, शमा तुम मतलब अच्छी हो, तुम्हारे नहीं। अब्बा कितने अच्छे हैं, तुमको जी। भेज रहे हैं? हाँ, उनके माँ बाप भेजना नहीं चाहते बाहर, लेकिन वो पढ़ना चाहते वे हैं। पढ़ना चाहती है। उन्हें मतलब उन्हें वो नहीं करना चाहते परहेज बिल्कुल भी, आगे ये पढ़े। जल्दी से बता दें अपने दर्शकों को कि हम सहारनपुर के एक बहुत ही रिमोट एरिया में है, कासमपुरा गांव है, और यहाँ पे ज्यादातर मुसलमान हैं और ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं। लोगों ने बताया कि 2-4 लोग ही अभी तक सरकारी नौकरी में पहुंचे हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं है। इस गांव में वो सब प्राइवेट स्कूल है क्या वहाँ पे? ये प्राइवेट स्कूल खुला है? आइए फिर तो हम उधर ही चलते हैं जो प्राइवेट स्कूल है ना। तो यहाँ ज्यादातर घर जो हैं वो कच्चे हैं, झोपड़ियाँ। आगे क्या है? बुरा हाल है, तो हम बुरा हाल ही देखने आए हैं। आइए, ये देखिए, ये जो आता है ना ये रसना उसना का डब्बा, वैसे इन्होंने बना लिया है ये अपना पिपुरी। ये होता है क्या इन्वेंशन है? इसको कहते हैं खोज। हिंदुस्तान ऐसे ही जीता है। पहले ये इसमें होता था ना हॉर्न जैसा, रबर का लाल रंग का होता था, उसको ये दबाते थे तो फिर बचता था। बोतल से ही बना दिया। बधाई। आपका क्या नाम? इम्तियाज। हाँ, सब ज का ज हो गया है। तो ये कैसे बेचते हैं? कोई बर्तन देता है तब ये इसके बेचते हैं? पैसे से नहीं कोई खरीदता है? पैसे से भी खरीदता है। बार्टर सिस्टम इसको बोलते हैं, लेन देन वाला। तो ये वाला अगर सामान से खरीदना हो तो ये कितने बोतल के एक मिलेगा? ये एक बोतल का एक बोतल ऐसा देगा तो एक देंगे आप? हाँ, ये है। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का नया? जरा देखिए, एक ये वाला एक बोतल पुराना और एक ये है। इतना महंगा हो गया है। और ये अगर 2 बोतल देंगे ऐसा वाला तो आप 2 देंगे? हाँ, ये है। इसको क्या बोलते हैं? कचरी बोलते हैं। कचरी। इसको नली भी बोलते हैं। इसमें मैंने अभी ब्लॉग लिखा था। बढ़िया, थैंक यू। ये क्या है? तो लोहे के बदले भी दोगे कुछ इसको? क्या दोगे? अच्छा, ये लो भाई, ये देखें, इस लोहे के बदले में कचरी। क्या बोले वो आपको?
और अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो इंजीनियर बनने का तो नहीं सोचा ना आपने भी? जी मतलब मैं तो सोचती हूँ डॉक्टर बनना, पर हाँ। फिर मेरा सोच बदल जाती है कि हाँ। इतनी गरीब घर में कैसे पढ़ सकते। मम्मी पापा कहते हैं मम्मी कहती है बस 12वीं करके यार तुम बस पढ़ना छोड़ दे, जब घर की हालत ऐसी है। हमारा घर भी कच्चे है, बस कुछ नहीं। कहाँ है? इधर है हमारा घर। अच्छा, हम चलेंगे आपके घर। मुझे कई ऐसे गांव अब उत्तर भारत के लगते हैं जहाँ से झोपड़ियाँ अब गायब हो रही हैं धीरे धीरे। उसमें बोलिए। मैं क्या बोल लूं? उसमें नेता लोगों को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। उसमें नेता लोग तो यहाँ ऐसे, यहाँ कोई नहीं देखता आन के तो आएगा यहाँ। हाँ। तो ही आया एक यहाँ ऐसा, यहाँ कोई नहीं आज तक आया। जो यहाँ आया के चला गया, यहाँ नहीं आता कोई मुड़ के। यहाँ के तो प्रधान भी, यहाँ के प्रधान भी ऐसे ही। किसको देते हो वोट आप? किसको देते हो? वोट तो किसी को दुआ ले हमारे पास, सब एक बार वोट लेगा, यहाँ कोई वापस आता ही नहीं। क्या कह रही हैं कि दबाव में देते? दबाव में देते हैं वोट भी है। कौन लोग आता है यहाँ? दबाव में लोग धमकाने आता है क्या? मतलब जैसा कोई जैसा कोई गांव का बड़ा आदमी है, वो कहेगा कि अगर उसे फलाने को भाजपा को दे दी, उसे दे दी वोट, तो उसे ही देंगे। पर ये नहीं समझते, अपना हक मांगना नहीं चाहते हैं बाहर निकल के भी एक भी बार। तो मेरी अगर राजनीतिक पार्टी होती ना क्षमा, तो मैं आपको टिकट दे देता। ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। यही मैं कहता हूँ, ये प्राइवेट स्कूल है यहाँ का। हाँ माट साहब, कहाँ तक का, किस कक्षा तक का क्लास है? कक्षा 5 तक है। कक्षा 5 तक है। आइए जरा सा पहले ये भी देख ही ले। इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम? मिक्स है जी। इंग्लिश में कौन पढ़ाता है? इंग्लिश में मैं ही पढ़ाऊँ जी। मैं पढ़ाते हैं। अच्छा, आप पढ़ाते हैं। तो क्या पढ़ाते हैं अंग्रेजी में आप? अंग्रेजी में रीडर है, इनका ग्रामर है थोड़ा सा। अच्छा, ग्रामर आप पढ़ा देते हैं जी। अच्छा, तो ये लोग फीस कितना है बच्चे का? फीस तो कमी है यहाँ से। कितना है? 100 के करीब है जी। 100 रुपया महीने का है? अच्छा, सरकारी स्कूल में लोग क्यों नहीं पढ़ता है? सरकारी स्कूल में बच्चे बहुत हैं जी। इस पर ध्यान नहीं है। ये है प्राइवेट स्कूल का हिंदुस्तान, इंग्लिश मीडियम बच्चे। इस गांव में क्या बदलाव आया है पिछले 10 सालों में अगर पूछा जाए तो? ये तो बताते हैं कि ज्यादातर बैकवर्ड मुसलमानों का गांव है ना? जी। वैसे गांव में एक तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बदलाव आया है। मैं देख रहा हूँ बदलाव। हाँ। और दूसरी बात है, जैसे गलियां थी, सड़कें थी यहाँ की, उसके बारे में बहुत कुछ बदलाव आया। सड़क तो है नहीं गांव की, मैंने गली थोड़ी ठीक हो गई। गली ठीक होगी। चिकित्सा के बारे में भी क्या है यहाँ? चिकित्सा के बारे में पहले यहाँ ANM नहीं आवे थी। कोई टीकाकरण नहीं होता, अब होने लगा। अब तो बहुत अच्छा टीकाकरण हो। ये यहाँ के लोग इस तरह की बात क्यों सोचते हैं कि टीवी देखने से माहौल बिगड़ जाएगा? और वो तो थोड़ा सा जी इनकी धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से। अच्छा जी। इनकी मतलब आप उस धार्मिक प्रवृत्ति वाले नहीं उसमें नहीं है। मतलब थोड़ा सा मोमडन लोगों की सिखा दिया नेताओं ने हम लोगों को इनकी या उनकी बात करने के लिए। ठीक है। वो अलग अलग विचार है ना, सबके अलग अलग विचार हैं जी। उनके यहाँ थोड़ा सा माना जाए भाई बुरा है टीवी देखना मोमडन लोगों के यहाँ। हम नहीं मानते हैं। आप नहीं मानते? नहीं, हम नहीं मानते हैं, टीवी को बुरा नहीं मानते हैं। चलो क्षमा, अपना घर दिखा। ये क्या हो गया? कहाँ भागे? क्या हो गया? मुझे देख के भागे क्या? ये घर है आपका? है क्षमा? ठीक है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि क्षमा से मिलकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और क्षमा पढ़ना चाहती हैं, इनको वजीफा भी मिला है। और इनके पिताजी मजदूरी करते हैं। आसपास के लोगों ने कहा कि नहीं पढ़ाना चाहिए लड़कियों को, लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब एक दबाव है कि 12वीं के बाद ये ना पढ़े, लेकिन इसे साइंस में मन लगता है और विषय भी समझ में आता है। तो अगर मौका मिले तो तुम अच्छा करोगे। हैं? ये अच्छी बात है। तो इसकी तरह और भी बहुत लड़कियां हैं जिसको अन्य कारणों से नहीं पढ़ाया गया है। तो आप एक ये भी हालत देख लीजिए। और क्षमा को खूबसूरत बात यह है कि ये पता है कि हर चुनाव में प्रधान आता है और एक घर को पक्का कराने के लिए लेके जाता है और भूल जाता है। ठीक है। और गांव के कई लोग जो हैं वो भी बोल रहे थे कि ये हर नेता आते हैं और कहते हैं हम आपका ख्याल रखेंगे, कोई नहीं आते। इसलिए दर्शकों से गुजारिश है कि जितने भी अरबों रुपए खर्च करके ये बोल रहे हैं कि हम आपका विकास करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा कि ये महंगाई जिस वक्त सबसे ज्यादा है और वो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी वक्त हिंदुस्तान का सबसे महंगा चुनाव लड़ा जा रहा है। धमकियां दे देकर भगा दी मुझे वहाँ से कल भी। कौन? प्रधान जी ने। प्रधान ने क्या धमकी दी? प्रधान जी ने कहा कि डीएम के पास जाओ, और डीएम के पास गई मैं तहसील दिवस पे। डीएम साहब ने कहा कि प्रधान जी से कहो। अब मैं किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ बताओ आप ही।
क्या नाम हुआ आपका? फिरदौस है मेरा नाम। फिरदौस। देखिए फिरदौस की एक कहानी ये है कि इसके अब्बा नहीं है, भाई नहीं है। तुम क्या भाई से कम हो क्या? अपने आप को किसी से कम मत समझो। माँ को लकवा मार गया है। और कितने साल से आप बीपीएल कार्ड बनाने के लिए दौड़ रही हैं? 3 साल से। 3 साल से। तो प्रधान जी कहते हैं कि बीपीएल कार्ड का कोटा खत्म हो गया है, अब कोई मरेगा तो जाके कोई नया बीपीएल कार्ड बनेगा। अब 3 साल से कहीं कोई मरा ही नहीं है जो हमारा बीपीएल का कार्ड बने। अब आप ही बताओ, जब हम भूखे रहेंगे तो हम हत्या करेंगे फिर ये? नहीं, ऐसी जरूरत नहीं, कुछ करते हैं। तो ये एक हकीकत है जो रैलियों में झूमते लाखों लोगों की, और उसके ऊपर जो लबरा कैमरा होता है जिमी जिम, उससे 25 लोगों को जो 5000 दिखाया जाता है, उससे बड़ा जोश जुनून तो दिखता है। पर अगर आप इन सब दास्तानों से गुजरिए तो राजनीति का वो विमर्श जो अरबों रुपए के विज्ञापनों और मार्केटिंग के मैनेजरों से पैदा किया जाता है, इन फिरदौस या शमा जैसी लड़कियों की दास्तानों से कैसे ध्वस्त हो जाता है। और हम जैसे फोकसबाज पत्रकार करते भी क्या हैं, इनकी कहानियां बताएंगे, आप तक पहुंचेंगे, आप भी शायद दुखी होंगे बहुत ज्यादा हालात पर, और सब कुछ फिर चुनाव के बाद हार और जीत के गम और जश्न में भुला दिया जाएगा। एनडीटीवी वाले हैं? हाँ जी, एनडीटीवी वाले। डिबेट आती रहे आप टीवी देखते हैं? आपकी डिबेट आती हाँ, टीवी देखते हैं जी। अच्छा, फेसबुक नहीं करते हैं? नहीं। व्हाट्सएप नहीं करते हैं? जी नहीं। नाम सुना है व्हाट्सएप क्या होता है? नहीं। फेसबुक का नाम? फेसबुक का सुना था पर हम। शमा, तुमने फेसबुक का नाम सुना है? जी सुना तो है। सुना है, कौन है ये? ये मतलब व्हाट्सएप? इंटरनेट हाँ, तुम्हें पता है। और व्हाट्सएप वगैरह फोन तुम्हारे दोस्त लोग यूज करते हैं? जी मतलब करते हैं, पर मेरे पास नहीं। इसलिए लिख रहे हैं? इसे अपनी तरफ से लिख रहे हैं? आयोग के भी निर्देश हैं। आयोग के निर्देश हैं? अच्छा, ये तो पोलिंग बूथ सेंटर भी होगा नहीं? तो यहाँ पे तो आयोग के निर्देश है, तो आप अपने चौक से ही लिख दीजिए, तो बारिश में धुल जाएगा ये। नहीं, बारिश में धुल जाएगा, ऊपर ये भी तो है सर। और तो अगर लिखे भी। ये क्या स्कूल है? बड़ा बढ़िया स्कूल है ये आपका हिंदुस्तान वहाँ बैठा हुआ है, जिसे बदलने का सपना आपके नेता रोज दिखाते हैं हर चुनाव में। सुपर पावर बनने वाला इंडिया। बिजली और नहीं है तो खिड़की क्यों नहीं खोल दिया आपने? थोड़ी रोशनी आती। बारिश हो रही, तभी तो बारिश नहीं हो रही है। बेंच नहीं है इस स्कूल में? वो क्या गेस्ट के बैठने के लिए? नहीं, बच्चों के लिए। अच्छा। छठी में नहीं है। छठी में बेंच नहीं है? छठी तक बिना बेंच का है? उसके बाद बेंच है। ये तो ये आपके स्कूल में है या पूरे यूपी के स्कूल में नियम है? दोनों हमारी कक्षाओं में है। अच्छा, छठी तक बेंच नहीं? जितनी बेंच आई थी वो छठी सातवीं में। छठी सातवीं में लगा दी गई। 7वीं 8वीं छठी। खिड़की खोल दो, खोलो खिड़की, चलो। अंधेरे में ये लोग कैसे पढ़ रहे हैं भाई? बारिश की वजह से बंद कर दी थी। ये स्कूल का यूनिफॉर्म है इन लोग का, खाकी? अच्छा, नहीं खड़े में बैठो। हाँ, ये लोग किस क्लास के बच्चे हैं? कक्षा 6। अच्छा, पढ़ने में मन लगता है आप लोगों को? आप में से कितने लोग टीवी देखते हैं? हाथ उठाइएगा। अरे, बाकी लोग क्यों नहीं देखते हैं टीवी? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे टीवी देखते हैं, बाकी नहीं देखते हैं। घर में नहीं है या देखने नहीं दिया जाता है? ये आप देखिए कि हमारे आने के बाद से झाड़ू का हो गया। एक और मोहम्मद साहब देखिए कि सारे स्कूलों में ये विकलांग बच्चों के लिए ज़रूर किसी योजना के तहत ये रास्ते बनाए होंगे, ठीक है, कि जो विकलांग बच्चा है उसको पकड़ के जाए। इसकी क्या हालत है, मतलब ये इस तरह के स्लोप बनाए होंगे, है ना, कि ताकि बच्चा पकड़ के जाए। टूट टाट के सब बराबर हो गया है एक तरह से। ये है, अभी दिखा रहा हूं, फिर आपको मैनिफेस्टो भी पढ़ाऊंगा, रुकिए। ये है, सारे बच्चे जो हैं, ये कक्षा नंबर 1 है, भाग संख्या 38 है, कासमपुर मजरा पाडली, गांव का नाम है, बीएलओ संजय कुमार है। ये विधानसभा की तैयारी हो गई है, वो सारा विधानसभा के हिसाब से वोट के देने का, वहाँ मोबाइल नंबर बीएलओ का लिख दिया गया है वहाँ पे। कुछ एक मिड डे मील जो है वो क्लासरूम की तरह वो चल रहा है, मतलब अच्छा बुरा जैसा भी हो, लेकिन मिड डे मील जो है एक सिस्टम के तहत अब चलने लगा है हिंदुस्तान के स्कूलों में, और इसका अपना एक लाभ भी है ही और होगा भी।
पर आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जब हम उस आलीशान से परिसर में थे और पसमानदा बैकवर्ड मुसलमानों की बात कर रहे थे, उस पृष्ठभूमि में जहां बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थी और वो एक यूनिवर्सिटी नया तस्वुर लेकर आ रहा था, तो उसकी बातें देखिए। और एक और बैकवर्ड मुसलमान के ही गांव में सरकारी स्कूल है, इसकी भी बात देखिए, कितना अंतर है ना। वहां संसाधनों का विस्तार या संचय किन किन जरियों से हुआ है कोई नहीं जानता है, लेकिन उसमें बहुत आदर्शवादी बातों का मुलम्मा भी चढ़ा हुआ है। और यहाँ देख लीजिए कि सरकार के खर्चे पे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं और बहुत तरह के नारे भरे हुए हैं कि जो दूसरों के साथ वैसी ही उदारता बरतो जैसी ईश्वर ने तुम्हारे साथ बरती है। अब बताइए ये बच्चे आपके साथ किस तरह की उदारता बरतेंगे? इनके हाथ में राष्ट्रगान लिखा हुआ है। क्या है, दिखाओ किताब, लाओ, लाना बालक। ये देखिए, ये कलरव की किताब में आपका राष्ट्रगान है ना, और ये आपका भारत भाग्य विधाता, यही हिंदुस्तान है आपका। आप मोबाइल पे फोन फिल्म देखते हैं क्या? दिखाओ ना यार, कोई मोबाइल फिल्म दिखाओ। कौन सा सिनेमा देखते हैं? दिखाना जो भी देखा है जी वही। हाँ, जैसे दिखाओ। एक फिल्म कितने में डाउनलोड करते हो? एक फिल्म का तो कुछ हो नहीं है। हाँ, तो कितना फिल्म डाउनलोड करते हो मोबाइल में? जितने भी कोई डलवाए जी। कितने पैसे में? 20 में भी, 10 में भी। 20 रुपए में कितनी फिल्में आ जाती हैं? यही 10-12। 10-12 20 रुपए में? अच्छा, यहाँ तो सिनेमा हॉल नहीं है, बिजली नहीं है, तो यही होगा ना। मोबाइल फोन में ये हो रहा है कि गांव-गांव में लोग जो है ना, मोबाइल फोन में 20 रुपए की 12 फिल्में देख रहे हैं। क्या सस्ता हिसाब निकाला है। जैसे देखा है, कौन सा फिल्म? एक दिन में कितने मोबाइल फोन पर आप सिनेमा डाउनलोड करते हो? बस कम भी हो या ज्यादा भी हो या। अरे संख्या बताओ ना यार, ज्यादा वाला बताओ। भाई इस तरह क्या बताऊँ, कभी कभी कम भी रह जाए, ज्यादा भी रह जाए। ज्यादा जब होता है तो कितना होता है? 100-150 तो हो जाए। 100-150 मोबाइल फोन में लोग फिल्में कभी कभी आके डलवाते हैं 20 रुपए में। है 20 में भी, कोई कम में भी डलवा, 10 में भी डलवाता है। तो 10 के 5 फिल्म जी। ठीक है, तो ये वो तबका है जिसके यहाँ टेलीविजन तो मना है धार्मिक कारणों से, है ना, लेकिन मोबाइल में फिल्में डाउनलोड हो रही है। 100 लोगों के घर यहाँ टीवी तो है ही नहीं। मैंने पूछा कि कोई MP MLA आता है, तो सब चुप। MP MLA क्या होता है उन्हें नहीं पता। मैंने कहा वोट मांगने आते लोग? बोलते हाँ वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। लोगों को प्रधान से बहुत सारी शिकायतें हैं। मैंने पूछा आप जानते हैं मोदी कौन है, केजरीवाल कौन है? नहीं, कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता। मैंने बहुत सारे लोगों से ये बताइए कि जब हम लोग बुलंदशहर के गाँव में थे, है ना, तो उन गाँवों की तुलना में इस गाँव को देखकर सदमा लगा आपको? बिल्कुल, वो गांव थोड़ा सा आपको ऑप्टिमिज्म देता है कि चलो कुछ धरातल पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर आकर आप असलियत में आ जाते हो कि हाँ बिल्कुल इतना कुछ हुआ नहीं है। यही फील होता है यहाँ पे आकर, पिछड़ापन है अभी तक। और लोग फिर ये बोलते हैं ना कि हम सारे राजनीतिक, या कुछ लोगों को दिक्कत भी होती है कि इतने मुसलमानों को आपने ये दे दिया, इन्हीं का तुष्टीकरण करते रहते हो, इन्हीं को आगे बढ़ाते रहते हो। बहुत लोगों को शिकायत होती है और सारे राजनीतिक पार्टियां कहते भी हैं कि नहीं नहीं हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है करने के लिए। आप खुद ही का हाल देख रहे हो कैसा है। कोई ऐसी बात जो लोग आप मेरे पीछे कर रही थी जिससे आप हिल गई हो? सबसे ज्यादा यही कि लोगों को ना तो उनके लड़के को पढ़ने के लिए कोई भेजता नहीं है, उनके अब्बा ही मना कर रहे हैं, उनके पास है भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। एक छोटा सा स्कूल है जिसके अंदर मुझे तो दिखा भी नहीं स्कूल है कि वो घर है, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन वो रिकॉर्ड के हिसाब से स्कूल है। अब देखो सारी लड़कियां दीवार के पीछे से झांक रही हैं ना, कोई छत पे खड़ी है, कोई दीवार के पीछे। एक दो लड़कियां मैंने ऐसी भी देखी जो बेचारी यहाँ से निकलना भी चाहती हैं, निकलना चाहती हैं। अच्छा। उनका दिल है कि मुझे ले चलो यहाँ से, अभी के अभी अगर मैं एक दो लड़कियों के साथ तैयार हुई, मेरे को अभी यहाँ से ले चलो, लेकिन कोई चारा नहीं है कि हम उनको उस चीज को कुछ कर सके। उसके बारे में डायग्नोसिस ही हो सकती है, तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। पता नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा शायद। ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, क्या पता भी ऐसे कितने और होंगे। हम तो यहाँ पे आए हैं एक जगह पे। पहले हम जहाँ पर गए थे हम कुछ एक अलग सोच लेके गए थे कि नहीं शायद ये यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो ये वाले आसपास के गाँव थोड़े से उनके लिए सुविधा हो जाएगी, बच्चे पढ़ लेंगे, उनके लिए एक जगह होगी। पर जैसा कि पूरा उसका फीस स्ट्रक्चर देखा जो कि यहाँ के लोगों में बांटा ही गया है, 1800 रुपए UKG के बच्चे की पर मंथ फीस है वहाँ के लिए। तो मुझे नहीं लगता 1800 रुपए शायद किसी के घर का खर्चा होगा यहाँ पे।
जैसे जो हम देख रहे हैं वो 1800 रुपये अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा।